ओके, तो एक साइंस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। इसमें चेस के प्लेयर्स को बुलाया गया एंड उनको 3 टीम्स में बांट दिया गया। पहली टीम्स वो थी जिसमें एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स थे चेस के। दूसरी टीम वो थी जिसमें एडवांस एमेचर्स थे, लेट अस कॉल इट टीम ए। एंड तीसरी टीम वो थी जहाँ पर बिगनर्स लोग आए थे जो चेस का एकदम बेसिक्स जानते हैं, लेट अस कॉल इट टीम बी। तो इन सबको दिखाया गया एक चेस का बोर्ड एंड फॉर 5 सेकंड्स दे वर अलाउड टू पीक ऑन द बोर्ड कि 5 सेकंड तक आप देख लो। एंड जितने भी पीसेस हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज थे एंड वो ऑर्डर्स प्रैक्टिकली पॉसिबल है। एंड उनसे कहा गया कि उनको 5 सेकंड्स के लिए देखना है एंड फिर उनको टाइम दिया जाएगा एक दूसरे बोर्ड पर वैसे ही अरेंजमेंट करने के लिए। देखते हैं किसकी मेमोरी शार्प होती है, किसका अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट ऑब्वियसली अरेंजमेंट प्रोफेशनल लोगों का था एंड जो टीम ए थी उसका अरेंजमेंट हल्का सा कम एक्यूरेट था एंड जो टीम बी थी बिगनर्स लोगों की उसका अरेंजमेंट उससे भी कम लेवल का एक्यूरेसी के साथ था। लेकिन फिर सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया एंड इस बार चेस बोर्ड पर जितने पीसेस होते हैं वो अरेंज तो थे डिसऑर्गेनाइज वे में, लेकिन ऐसा अरेंजमेंट था जो प्रैक्टिकल लाइफ में चेस में गेम में पॉसिबल नहीं है। एंड फिर उन सबसे अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया। तो इस बार तीनों टीम्स ने सेम परफॉर्म किया। इसका मतलब जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल वाली टीम थी उनकी मेमोरी शार्प नहीं है, क्योंकि अगर मेमोरी शार्प होती फिर तो वो दूसरे केस में भी अच्छा परफॉर्म करते। उन्होंने बस इतनी बार चेस खेला है कि उनके रिपीटेशन की वजह से उनकी मेमोरी में पैटर्न्स फॉर्म हो गए हैं। वो पूरे चेस बोर्ड को देखते ही नहीं है, वो बस देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा पॉन क्वीन के सामने है एंड उसको अरेंजमेंट को कैटेगराइज कर लेते हैं एंड फिर उसको अरेंज करते हैं। इसे कहते हैं चंकिंग। फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर है 22/7 को अगर हम कहेंगे तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए किसी 8 स्टैंडर्ड के 7 स्टैंडर्ड के व्यक्ति से बोला जाए तो वो कैलकुलेट करेगा 22/7 3.14 ये। लेकिन अगर कोई 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हम बोल दें कि PI तो उसको समझ जाएगा 3.14। इसे कहते हैं चंकिंग। हमारी ब्रेन बहुत सारी बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को अगर एक साथ रिपीटेटिव मैनर में देखती है तो उसको एक बॉक्स में कैटेगराइज करना समझ लो उसको भी। अगर हम सेम नंबर 3.14 को बार बार रिकोगनाइज करेंगे एज अ वैल्यू ऑफ पाई तो हमें एक वर्ड पाई से ही पता चल जाएगा कितनी भी लंबी वैल्यू हो चाहे वो। इसे कहते हैं रिकोगनिशन लीड्स टू इंट्यूशन। एक व्यक्ति थे जो साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था शायद मैल्कम ग्लैडवेल एंड उन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट बनने के लिए 10,000 वर्क आवर्स देने पड़ते हैं हमें। तो उसके एक 4 क्राइटेरिया डिफाइन किए। पहला क्राइटेरिया है रिपीटेड एक्सपीरियंस विद फीडबैक। फॉर एग्जांपल एक चेस के केस में हम बार बार चेस खेलते हैं, हारते हैं, कभी जीतते हैं, तो हमारे ब्रेन को फीडबैक मिलता है कि हमने ये चेस मूव प्ले किया तो हम जीते, हमने ये चेस मूव प्ले किया तो हम हारे। ऐसा ही होता है टेनिस में और बाकी अदर गेम्स में भी। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को बुलाया गया एंड उनसे कहा गया कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आगे आने वाले टाइम में ये पॉलिटिकल इवेंट होगा। तो वो एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है उन पॉलिटिकल इवेंट्स का जो अभी हुई नहीं है, क्योंकि ये पैटर्न्स में ऑर्गेनाइज नहीं है। हमारा ब्रेन चीज़ों को हमेशा पैटर्न्स में ऑर्गेनाइज करता है। जो सेकंड तरीका है किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट बनने का वो है वैलिड एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल एक रोलर व्हील होता है एंड उस पर डार्ट्स फेंकने होते हैं तो वो रैंडम होता है एकदम, उसमें कोई पैटर्न नहीं है। उसमें ह्यूमंस ऐसे कोई स्पेसिफिक पैटर्न्स नोट करके एम नहीं कर सकते, अपने को बेहतर नहीं बना सकते। वो गेम ऑफ लक होता है, गेम बाय चांस होता है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में चाहे कितना भी कोई एक्सपर्ट हो, चाहे वॉरेन बफेट ही क्यों ना बन गया हो, वो गेम एक पैटर्न को फॉलो नहीं करता। उसमें कभी स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है एंड कभी नीचे भी जा सकता है। ओके, सो द थर्ड थिंग ऑन विच यू शुड फोकस टू बिकम एक्सपर्ट इन एनीथिंग इज टाइमली फीडबैक। फीडबैक्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है इमीडिएट फीडबैक एंड एक होता है डिलेड फीडबैक। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हैं एंड उनमें से कुछ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं एंड दूसरा ग्रुप है रेडियोलॉजिस्ट, तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को जो एनेस्थीसिया देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थीसिया पेशेंट्स में, उनको रिजल्ट तुरंत देखने के लिए मिलता है कि पेशेंट्स के वाइटल स्टेबल हैं या नहीं। लेकिन जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं उनको फीडबैक, उनके द्वारा किया गया ट्रीटमेंट का फीडबैक उनको बहुत ज़्यादा टाइम बाद मिलता है। तो हमारे ब्रेन को रैपिड फीडबैक की आदत होती है। सो एज टू इम्प्रूव आवर सेल्फ कि हमने इतना एनेस्थीसिया भाई इंजेक्ट कर दिया एंड उसका आउटकम ये है कि इसकी बेहोशी की हालत, सब अनकॉन्शियस की हालत इतनी है। तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट टेंड टू बिकम मोर एक्सपर्ट्स एज़ कम्पेयर टू रेडियोलॉजिस्ट। ये चीज़ बहुत सारी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जैसे MIT, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उनके इंटरव्यूज़ में भी देखने के लिए मिलती है। क्योंकि अगर आप किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हो तो हिज परफॉर्मेंस विल बी डिटरमाइंड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इसलिए फीडबैक बहुत ही ज़्यादा डिलेड है, तो वहाँ पर एक्सपर्ट्स नहीं बन पाते जो इंटरव्यूज़ होते हैं। So the fourth thing on which you should focus in order to become successful and expert at anything is deliberate practice. For example, अगर कोई कार ड्राइविंग कोई व्यक्ति सीखता है तो उसने अगर 1 महीने तक ड्राइविंग करी एंड ही रिफर्बिश्ड स्किल्स, अपनी स्किल्स इंप्रूव करी, एक्सपर्ट बन गया एकदम ड्राइविंग में, लेकिन अगर उसके बाद उसने नॉर्मल वैसी ही ड्राइविंग कंटिन्यू रखी तो उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा नहीं, उसका प्रैक्टिस बढ़ेगी नहीं, जिसकी वजह से वो उस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर दूसरी जगह दूसरे ड्राइवर ने
अगर उसी जगह दूसरे ड्राइवर रहें एक्सपर्टीज़ हासिल करने के लिए डिफ़िकल्ट टेरेन में या फिर स्टॉर्मी वेदर में या फिर हार्श कंडीशंस में ड्राइविंग करने की कोशिश की एंड अपने आप को इम्प्रूव करता रह गया, तो वो बहुत ज़्यादा आगे जाएगा एंड ही कुड बिकम एन एक्सपर्ट इन ड्राइविंग. सेम इज़ द केस विद चेस एंड सेम इज़ द केस इज़ विद डॉक्टर्स हु ट्रीट रेयर डिजीजेज. अगर कोई ग्रेजुएट व्यक्ति है, डॉक्टर है एंड ही इज़ जस्ट नाउ बिकम अ डॉक्टर, तो उसको जितना एक्सपीरियंस होगा रेयर डिजीज़ को ट्रीट करने का, उतना ही एक्सपीरियंस एक प्रोफेशनल को होगा जो बहुत सारे से डॉक्टर्स की प्रैक्टिस कर रहा है. क्योंकि रेयर डिजीज़ क्या होती हैं कि कभी कभी हमें केसेस मिलते हैं, तो जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है उसके पास रेयर डिजीज़ की प्रैक्टिस है नहीं उसको ज़्यादा, तो उसको सिम्टम्स ज़्यादा याद है नहीं, तो ट्रीटमेंट करने में, डायग्नोसिस करने में उसको जितना एक्यूरेसी होगी उतनी ही एक्यूरेसी ग्रेजुएट व्यक्ति को होगी, क्योंकि उसने भी उतनी ही बार सिम्टम्स देखे हैं एंड उसने भी उतनी ही बार डायग्नोसिस किया है रेयर डिजीज़ का. Therefore, these are the 4 things which you require to become an expert at anything.